नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सीकर में इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष और सांसद महोदय सभी वरिष्ठ नेताओं की साक्षी में आज मैं पार्टी की तरफ से निर्धारित नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की दूसरी कड़ी में इस अभियान का आगाज कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जयपुर से किया है। आप सब लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं और ये केवल सियासी आरोप नहीं है, तथ्यात्मक रूप से राजस्थान के इतिहास में सरकारें बहुत आई हैं और हर सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, सरकार का अपना रिपोर्ट कार्ड होता है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में, क्योंकि अब ये 5वां साल है और सरकार ढलान पर है, उत्तरार्ध पर है, और यदि उस सरकार का, क्योंकि अक्सर चुनावी वर्ष में उसका आकलन करते हैं, शुरुआती साल 6 महीने में सरकारों के बारे में कहा जाता है कि उनको पर्याप्त समय नहीं मिला, लेकिन पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इसलिए सरकार की जो शुरुआत हुई थी वो विग्रह के साथ हुई थी। आपको संज्ञान में हो कि मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भी राजभवन में 2-2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे। उसके बाद मंत्रिमंडल पर झगड़ा हुआ, फिर सचिवालय में कमरों पर झगड़ा हुआ, जिसकी परिणति कालांतर में इतिहास की सबसे बड़ी बाड़ाबंदी के रूप में हुई। कोई भी सरकार, जब कोविड जैसी महामारी थी उसमें सरकार बाड़े में रहे, ये अचंभा पहली बार देखा और उसकी अंततः परिणति इस्तीफों के रूप में हुई। इतनी बड़ी संख्या में किसी दल के, सत्ताधारी दल के इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफे भी पहली बार हुए। इस विग्रह के कारण उसकी छाया में कहने को तो उन्होंने ये कहा कि हमारे घर का झगड़ा था, मतभेद थे, लेकिन इसका असर राजस्थान की गवर्नेंस पर हुआ। उसकी परिणति ये हुई कि 5 सालों में राजस्थान का यदि रिपोर्ट कार्ड देखें राजस्थान की सरकार का, तो उनकी झोली में, उनकी विरासत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खुद उन्होंने कही हैं, जिनका वायदा जन घोषणा पत्र में किया। और इसलिए सबसे पहले किसानों की कर्जा माफ़ी, जिसका जिक्र उनके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने राजस्थान की अनेक सभाओं में किया। 10 तक की गिनती का जुमला अक्सर आप सुनते हैं। आज 1500-1600 दिन हो गए, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। अपितु राजस्थान की विधानसभा में मेरे और हमारे एक माननीय सदस्य नरपत सिंह राजवी जी के सवाल के जवाब में ये ज़रूर स्वीकार किया कि कर्जा न चुका पाने के कारण 19,000 से ऊपर किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई। आपको ध्यान होगा, आप जागरूक लोग हैं, श्री गंगानगर के रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेला ने एक लाइव वीडियो जारी किया था, फेसबुक लाइव किया। उसी लाइव के दौरान उसने अपनी आत्महत्या की और ये कहते हुए की कि मेरी आत्महत्या का जिम्मेवार राजस्थान का मुख्यमंत्री है। हनुमानगढ़ में पेड़ पर लटक कर, फंदे से लटक कर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। ऐसी अनेकों घटनाएं थी। तो जो सबसे बड़ी वादा खिलाफी थी किसानों के साथ, राजस्थान में जो दूसरा बड़ा दंश है वो है बेरोजगारी का। हिंदुस्तान की सर्वाधिक बेरोजगारी इस समय प्रतिशत के नाते लगभग 28% ये राजस्थान में है। एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसने इस बात को पुष्ट किया कि राजस्थान में बेरोजगारी की हालात हैं। 2000 से ज़्यादा नौजवानों ने आत्महत्याएं की। पेपर लीक, 19 से ज़्यादा पेपर का लीक होना, जिसकी गूंज पूरी
राजस्थान में है, पूरे हिंदुस्तान में है। इसी तरीके से भ्रष्टाचार दुनिया में, देश में जितनी सरकारें बदली हैं उसमें लोगों ने बेशक सड़क पर उद्वेलन न दिखा होगा, लेकिन बैलेट बॉक्स में प्रतिक्रिया करी है। और इसलिए आज राजस्थान की सरकार के समक्ष जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। कई जगह, कई घरों में कई बच्चे पार्ले जी के बिस्किट के लिए तरसते हैं। अशोक गहलोत जी ये सौभाग्य लेकर पैदा हुए हैं कि उन्हीं के सचिवालय के कमरे में सोने के बिस्किट पाए जाते हैं, नकदी पाई जाती है। करप्शन सर्वे ने ये साबित किया, उन्होंने जो सैंपल किया राजस्थान में जगह जगह जाकर, 78 लोगों ने स्वीकार किया कि राजस्थान में रिश्वत देनी पड़ती है काम के लिए, यानी 78% लोगों ने स्वीकार किया। एक नहीं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। लगभग 1500 मामले, एवरेज साल के 400-500 मामले एसीबी दर्ज करती है। एक वाकया जो आपने सुना होगा, बिड़ला ऑडिटोरियम में शिक्षकों की सभा में खुद मुख्यमंत्री ने पब्लिक डोमेन में पूछा कि आपको तबादलों की रिश्वत देनी पड़ती है। उधर से आवाज़ आई हाँ देनी पड़ती है। उनको लगा कुछ गलतफहमी हुई होगी सवाल में, फिर पूछा, फिर भी यही जवाब था। पब्लिक डोमेन में जनता की अदालत में कही गई ये स्वीकारोक्ति इस सरकार को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त है। मित्रों, आज विधानसभा में कानून व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव में मुझे भी अवसर मिला। किसी भी प्रदेश की समृद्धि का, वैभव का कारक होता है उनकी कानून व्यवस्था। राजस्थान की दुनिया में छवि है एक पीसफुल स्टेट की, शांतिपूर्ण प्रदेश की। यहाँ लोग रिहाइश के लिए आते हैं। यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया और देश के नक्शे पर देखता है कि कहाँ बसना चाहिए, तो राजस्थान को पसंद करता है। व्यापार के लिए भी लोग आते हैं। यहाँ पर पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। राजस्थान में दुनिया का, हिंदुस्तान में पैर रखने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान जरूर आता है। किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कानून व्यवस्था की दुरुस्तगी ये बड़ा कारक होती है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के इस राज में 10,92,000 ये आंकड़ा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सर्वाधिक होगा, मेरा अनुमान है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या की एफआईआर ये पहली बार हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि राजस्थान में बलात्कार का जो आंकड़ा है वो 17 बलात्कार प्रतिदिन है और 7 हत्याएं। और उसी स्थगन प्रस्ताव में मैंने जिक्र किया कि 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ जो दरिंदगी होती है 848, ये अभी तक इस शासनकाल में हुई है। आपसे छुपी हुई नहीं है। इसलिए जो मैंने कहा कि विग्रह की शुरुआत हुई, लेकिन थानागाजी से सरकार की शपथ के साथ ही गैंगरेप की घटना हुई और आज उसकी आंच खुद मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में परले रोज हुई 2 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, और उसके बाद कल फिर एक बार फिर से यूनिवर्सिटी के कैंपस में। अक्सर थानों के बाहर एक पंचलाइन होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में इतने योग्य लोग नहीं थे कि राजस्थान की सरकार कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री देती? लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा। ये सवाल आपके पास ही छोड़ता हूँ कि इतनी सरकारों के बीच में केवल ये कौन सी सरकार थी कि जिसमें पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है? लेकिन राजस्थान में ऐसा लगता है कि थाने की पंचलाइन बदल देनी चाहिए। रक्षक ही भक्षक हैं, ये भी राजस्थान की सरकार की उस गृह मंत्रालय पर सीधी लागू होती हैं। और इसलिए एक लंबी फहरिस्त है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के उत्पीड़न के मामले, दलितों, वंचितों पर इस तरीके की उत्पीड़न की, अत्याचार, अनाचार की घटनाएं। इसलिए मित्रों, एक फहरिस्त है लंबी।
कानून व्यवस्था से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, किसान कर्जा माफ़ी से लेके, बेरोजगारी से लेके, ये तमाम मुद्दे हैं। और ये मुद्दे ऐसे हैं, किसी अबला की अस्मत लूट जाए तो 500 रुपये का सिलेंडर उसके आंसू नहीं पहुंच सकता। जवान बेटे की हत्या सरेआम सड़क पर हो जाए, 100 यूनिट बिजली उसकी ज़िंदगी नहीं लौटा सकती। और इसलिए ये जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ केवल विरोध नहीं, एक बड़ा आक्रोश है, एंटी रिजेंटमेंट है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रिजेंटमेंट है। और इसी को देखते हुए अलग अलग समय पर पार्टी के मोर्चों ने भी, पार्टी ने भी अनेक स्तर पर आंदोलन खड़े किए। और उसकी परिणति में कल जिस नहीं सहेगा राजस्थान, भ्रष्टाचार को नहीं सहेगा राजस्थान, अपराध को नहीं सहेगा राजस्थान, बेरोजगारी को नहीं सहेगा राजस्थान, किसानों से वादा खिलाफी नहीं सहेगा राजस्थान, इसलिए नहीं सहेगा राजस्थान, ये पार्टी के कल से शुरू होने वाले उस आंदोलन की एक शुरुआत है। हम लोग इस दौरान अनेक रूपों में जनता के बीच में जाएंगे। गांव में चौपालें होंगी, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। एक FIR कैंप पार्टी की तरफ से होंगे हर विधानसभा में, जहां उस विधानसभा के पीड़ित लोग पार्टी के उस कैंप में अपनी फरियाद दे सकेंगे। चौपालें होंगी गांव में, हर बड़े गांव में पार्टी की तरफ से चौपाल होगी। कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनके खिलाफ चार्जशीट, खास तौर पर युवा मोर्चा ये बाइक रैली के जरिए पेपर लीक के मुद्दे को और ज़्यादा मजबूती से मुखर करेगा। हर विधानसभा में कुछ किलोमीटर की पैदल यात्रा इस बात को लेके होगी। जितने माध्यम है, मीडिया, सोशल मीडिया, चौपाल, लोक जागरण का काम वो सब करेंगे। और अंततः 1 अगस्त को जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान के आह्वान पर महाघेराव, ये 1 अगस्त को पार्टी ने अभी प्रस्तावित किया है। बड़ी संख्या में नौजवान, किसान, दलित, वंचित, महिलाएं, ये सब लोग सरकार को घेरने का काम पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर करेंगे। मैं, क्योंकि उस क्रम में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका आगाज किया है, आने वाले समय में जिलों ने भी अपनी योजनाएं बनाई हैं, विधानसभाओं में भी इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और उस क्रम की दूसरी कड़ी में ज़िला केंद्रों पर पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से आप सब गणमान्य लोगों के मार्फत पार्टी की इस आवाज़ को नीचे तक पहुंचाने का आह्वान था। इस निमित्त आप लोगों के बीच में आया। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और इस पत्रकार वार्ता में हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गोपाल के साथ मामले में भाजपा जो है पदाधिकारी, उसके बारे में क्या कहना है? गोपाल केसावत आरपीएससी में जो पकड़ा गया, वो भाजपा का पदाधिकारी रहा होगा, उसके बारे में सरकार का मंत्री रहा। गोपाल केसावत, मैंने तो उसकी फोटो देखी थी राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में गलबैयाँ करते हुए। गोपाल केसावत घुमंतु बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष रहा है और मुख्यमंत्री जी से तत्काल कुछ दिन पहले ही उसकी स्वागत सत्कार भी हुआ है। इसलिए कोई इस बात को भ्रमित करने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन वो पकड़ा गया है, रिश्वत लेते पकड़ा गया है, मौजूदा सरकार में उसकी दखल है और उसके बारे में आप लोगों ने और यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने अलग अलग रूपों में उसकी जीवन वृत्तांत पेश किया है। तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये ध्रुव सत्य है, प्रमाणिक है कि किस तरीके से एक उदाहरण है कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कि उन्हीं के अंग के लोग इस तरीके की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में भी रुपयों के लेन देन से भर्तियां करवाते हैं। तो ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जनता की अदालत में साफ साफ जितनी भर्तियां हुई हैं, कितनी अनियमितताएं हैं, वो सब सामने आएंगी। बाबूलाल कटारा के बाद में दोनों का नाम हो रहा है, मनीष वर्मा, संगीता। देखिए, मुझे लगता है कि
चोर जो होता है वो निशान भी छोड़ देता है और बहुत दिन तक न कानून से बच सकता, न जनता की अदालत से बच सकता, न ईश्वर और प्रकृति से बच सकता। तो अभी देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलों में जिस तरीके से एक के बाद एक परतें शुरू हुई हैं, पता नहीं इसकी आंच कहाँ तक जाएगी। जोधपुर में जो गैंगरेप हुआ उसका जिक्र आपने किया, उसमें एबीवीपी कार्यकर्ता का नाम आ रहा है। चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रेस वार्ता की, उसमें ये पूछा है कि आप बीजेपी से पूछिए कि वो क्या करेगा। देखिए, पहली बात तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शीर्ष पदाधिकारियों ने, वहाँ की स्थानीय इकाई ने साफ तौर पर मना किया है कि उन लोगों का एबीपी से कोई लेना देना नहीं था, नंबर 1। दूसरा, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में कह चुका, मुद्दा जुड़ा हुआ है कानून व्यवस्था से। कोई हो, वो न तो कानून से ऊपर है न समाज से ऊपर है। अपराधियों की इतना हौसला और हिम्मत कैसे हो जाती है कि अपराधी आराम से अपराध करके चला जाता है। केवल एक नहीं, ये तब होता है जब रक्षक भक्षक होता है, ये तब होता है जब सरकार खुद भेदभाव करती है, शिथिलता बरतती है। ऐसी अनेकों घटनाएं मुझे ध्यान आता है। बात तो व्यंग की है, लेकिन किसी एक थाने में थानेदार की गाड़ी के टायर भी चोरी कर ले गए, उसको जैक पे खड़ी, ईंटों पे खड़ी करके छोड़ गए। तो जो इकबाल है पुलिस का वो खत्म हो गया, और इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए पीसीसी के चीफ जो है ये इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें हिम्मत है तो उनको कानून व्यवस्था पर, उनके मुख्यमंत्री को और उनको यहाँ वाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए कि हमारी कानून व्यवस्था है जिसने राजस्थान के लोगों को सुकून और शांति दी है। उन्होंने कल आरएसएस पर धार्मिक उन्माद फैलाने का भी आरोप लगाया है। ये आरोप तो मैं उन पर लगाता हूँ, क्योंकि राजस्थान में जो मैंने जिक्र किया जिस बात का, और मैं जिस स्थगन प्रस्ताव का मैंने जिक्र किया, राजस्थान में इस तरीके से अपीजमेंट, तुष्टीकरण कभी नहीं था। ये सबने देखा है कि रामनवमी पर और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध भी लगता है और 144 लगती है। क्या कारण था? क्या गोविंद सिंह जी डोटासरा और अशोक गहलोत जी स्पष्ट करेंगे कि कोटा में, कर्नाटक में हिजाब का मसला था, हिजाब के मसले पर पीएफआई जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन देना रैली की, और किस तरीके का दृश्य था, तलवारें और लाठियां लेकर उन्होंने जुलूस निकाला खौफ पैदा करने के लिए। तो ये सीधे सीधे उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो स्पष्ट कर दें कि कन्हैयालाल की गर्दन क्यों कटी, करौली क्यों हुआ, धौलपुर क्यों हुआ, भीलवाड़ा क्यों हुआ, जोधपुर क्यों हुआ। उनके अपने गृह क्षेत्र में आंच थी, और इसलिए बीजेपी पर सांप्रदायिकता के आरोप से पहले कांग्रेस के नेता अपने गिरबान में झांकें कि राजस्थान में इस तरीके से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कभी नहीं थी। सीकर में पिछले दिनों एक 18 वर्षीय छात्र की नाले में डूबने से मृत्यु हो गई। उसके बाद में महादेव सिंह गंडेला जो किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया कि बच्चों को मरते रहते। उसके बाद में उनका ये कहते हुए माफ़ी मांगना कि मुझे जानकारी नहीं थी मामले। और कल शहर विधायक राजेंद्र पारिक जी का ये कहना कि भाजपा की या मतलब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये मामले को उछाला गया, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें रुकी कि ये नहीं हो पाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? ठीक 1 बरस पहले गोविंद सिंह जी डोटासरा का, क्योंकि मैंने ये दृश्य देखा था, तो किसी ने उपहास में लिखा कि सीकर के नवलगढ़ रोड पर स्विमिंग पूल की निःशुल्क सेवा है, आइए और आनंद लीजिए। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कोई संबंधित विभाग को चिट्ठी लिखी और ट्वीट भी किया कि इस काम को तत्परता से करना चाहिए। मैंने नीचे ट्वीट, आप उसको सर्च करिएगा, मैंने लिखा, कुण ने कह रहे हो महाराज, सरकार तो थाकी है। ये पिछले 1 बरस की, जब इसमें पानी आया था तब ये मैंने कहा हुआ था। जो दृश्य नगर परिषद की और यहाँ की उस दौरान जो कांग्रेस पार्टी की बैठक में हुआ, शकुंतला रावत जी की उपस्थिति में, राजेंद्र पारिक जी और गोविंद सिंह जी डोटासरा के बीच में जो प्रेमालाप हुआ, वो सबने सुना था। इतनी बड़ी संवेदनशील मुद्दे को उपहास में उड़ाना, ये साबित करता है कि कांग्रेस के लोगों की विकास के मामले में भी और बाकी सब मसलों में संवेदनशीलता खत्म हो गई है।